एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा अलग है क्योंकि इस तरीके का जो वीडियो है ये मैं यूजुअली अपने चैनल पे नहीं डालती हूँ, बट आई थिंक इट्स द राइट टाइम टू टॉक अबाउट वेरी नास्टी एंड अनप्लेजेंट थिंग्स विच आर देयर इन आवर प्रोफेशन। सो गाइज, अगर मैं तुमसे एक सीन इमेजिन करने को बोलूं और तुम्हें एक चॉइस दूं कि तुम्हें एमबीबीएस और बीपीटी के बीच में किसी एक करियर ऑप्शन को चूज करना है, तो आई एम 100% श्योर कि तुम में से 100% लोग ना एमबीबीएस को ही चुनेंगे और बीपीटी को नहीं चुनेंगे। अब चलो एक और कंपैरिजन भी करके देख लेते हैं। अगर मैं तुम्हें एक तरफ ऑप्शन दूं बीडीएस का और दूसरी तरफ ऑप्शन दूं बीपीटी का, तब भी आई एम डैम श्योर कि 99% लोग विल गो टू बीडीएस वाला ऑप्शन। पर क्या कभी सोचा है कि ऐसा क्यों? अगर आप अभी बीपीटी का कोर्स परस्यू कर रहे हैं, सो टुडे आई विल गिव यू अ रियलिटी चेक कि जब आपका बैचलर्स का ये बीपीटी वाला कोर्स कंप्लीट होगा और आप जाके बाहर निकलोगे ना, तब यू विल फेस द रियलिटी। वो रियलिटी मैं आपको आज बताने वाली हूँ कि क्या होगा आपके साथ। और जो ऑलरेडी एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं या फिर जिन्होंने एमपीटी भी किया है, वो तो इस प्रोफेशन के बारे में सब कुछ अच्छे से जानते ही होंगे। बट देखो यार, इस वीडियो को देख के या फिर जो मैं आगे बातें बताने वाली हूँ उनको सुन के तुम्हें बिल्कुल भी डीमोटिवेटेड या बहुत हताश होने की जरूरत नहीं है कि हमने क्या कोर्स ले लिया है। देखो, जिस भी प्रोफेशन में जाओगे वहाँ पे कुछ ना कुछ आपको लूप होल्स मिलेंगे। कमियां हर जगह होती हैं और वो हमारे प्रोफेशन में भी हैं। बट ऑन द अदर हैंड हमारे प्रोफेशन का बहुत एक ब्राइट साइड भी है। ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मोटिव सिर्फ यही होता है कि जब आप बैचलर्स में होते हो तो आपके मन में बहुत सपने होते हैं कि बाहर निकल के ये होगा वो होगा, बट रियलिटी बिल्कुल अपोजिट होती है जो हम सोच रहे होते हैं उसके। तो आपको इस प्रोफेशन के अच्छे साइड के बारे में तो पता ही है, बट जो एक डार्क रियलिटी है, सैड रियलिटी है इस प्रोफेशन की, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। क्योंकि जब तक हम अपने प्रोफेशन की कमियों के बारे में नहीं जानेंगे यार, तो हम अपग्रेड कैसे करेंगे, हम इन कमियों को कैसे दूर कर पाएंगे। सो टुडे वी विल डिस्कस all the problems of physiotherapist faces। अब देखो, इस प्रोफेशन में जो कमियां है ना, वो दोनों तरफ से आती हैं। एक होता है सोसाइटी वाले पार्ट से और दूसरा होता है हमारे खुद के पार्ट से। पहले मैं आपको बताती हूँ कि सोसाइटी में फिजियोथेरेपिस्ट को किस नजरिए से देखा जाता है। देखो, सबसे पहली बात यहाँ पे क्या आती है, दैट इज देयर इज लैक ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ दिस प्रोफेशन। अब देखो, अनडाउटली पास्ट के थोड़े सालों में ना इस प्रोफेशन के लिए जो इज्जत है या फिर जो इसकी तरफ देखने का नजरिया है लोगों का, वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हुआ है इन अ बेटर सेंस, राइट। बट अभी भी बहुत जगह पे फिजियोथेरेपी को एज अ परफेक्ट कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं माना जाता या फिर एज अ प्राइमरी ट्रीटमेंट नहीं माना जाता है। हमारा जो रोल है ना पेशेंट केयर के लिए, उसको बहुत ज्यादा अंडर वैल्यू किया जाता है। लोग सोचते हैं यार फिजियोथेरेपी कराना है, मालिश ही तो करानी है, क्या है, हो जाएगा, अपने आप ठीक हो जाएगा, मैं दवाई खा लूंगा, ये कर लूंगा। मतलब आज भी फिजियोथेरेपी को ना बहुत अच्छा हाई प्रोफाइल प्रोफेशन नहीं माना जाता एज कम्पेयर टू एमबीबीएस, राइट। ये एक हार्श रियलिटी है विच वी हैव टू फेस। बट एज द टाइम इज प्रोग्रेसिंग, तो हमारे प्रोफेशन में भी बहुत ज्यादा डिग्निटी देखने को मिली है। अब अगर आप किसी को बोलते हो कि यस आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट, तो आपके लिए जो इज्जत होती है ना यार, वो बढ़ जाती है। जो कि मैं सच बताऊं तो आज से 10-15 साल पहले नहीं हुआ करती थी। बट एज द टाइम इज ग्रोइंग और जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ रही है ना लोगों में इस प्रोफेशन के लिए, लोग बहुत ज्यादा जागरूक हो रहे हैं और अब वो डायरेक्टली थेरेपिस्ट के पास आते हैं फॉर देयर ट्रीटमेंट। और मैं आपको यहाँ पे एक और बात बताऊं, कुछ परसेंटेज ऑफ डॉक्टर्स, बहुत कम परसेंटेज ऑफ डॉक्टर्स भी ऐसे हैं जो यही सोचते हैं कि यार फिजियोथेरेपी से क्या ही हो जाएगा। आप चाहे इस बात को मानो चाहे ना मानो, बट दिस इज द रियलिटी। हाँ, पर मैं ये कहूंगी कि ये जो प्रपोर्शन ऑफ डॉक्टर्स है ना, ये बहुत कम है। मेजॉरिटी ऑफ द डॉक्टर्स नो व्हाट अ फिजियोथेरेपिस्ट डज, और जो वो करते हैं उनकी फिजियोलॉजी क्या है, सब उन्हें पता होता है कि फिजियोथेरेपिस्ट की भी एक इंपॉर्टेंट होती है इन द रिहेबिलिटेशन प्रोसेस, इन द पेशेंट केयर। बट हाँ, कुछ डॉक्टर्स आज भी ऐसे हैं जो यही सोचते हैं कि यार फिजियोथेरेपिस्ट को क्यों ही बुलाना है, हम ही देख लेंगे, हम ही कर देंगे। सो दिस इज द सिनेरियो विच वी हैव टू चेंज नाउ। दिस टेक्स मी टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज लैक ऑफ अवेयरनेस। अब हमारे प्रोफेशन को इतना अंडर वैल्यू किया जाता है या फिर इसकी रिकॉग्निशन नहीं है, वो क्यों नहीं है यार? क्योंकि लोगों के अंदर अवेयरनेस ही नहीं है। मुझे अगर नहीं पता किसी चीज के बारे में, तो मैं उस चीज के बारे में कुछ भी अपनी इमेजिनेशन बना सकती हूँ ना। बट अगर मुझे पता है कि इस चीज को करने से मैं ठीक हो सकता हूँ बिना दवाइयां लिए, तो मैं क्यों उस चीज को अपॉइंट नहीं करूंगी या फिर मैं क्यों उस चीज की तरफ नहीं जाऊंगी। बट जब मुझे पता ही नहीं है तो मैं क्या ही कर लूंगी, तो मैं उसके बारे में कुछ भी सोच सकती हूँ और मैं सोचूंगी यार कुछ भी नहीं होता इससे, तो राइट। ये जो लैक ऑफ अवेयरनेस है ना, हमें इसको दूर करना पड़ेगा। अगर नहीं होता है तो यार हमारे इतनी मेहनत करने का क्या ही फायदा है।
आपने भी कई बार ये नोटिस किया होगा कि जो पेशेंट हैं पहले वो डॉक्टर के पास जाते हैं और उसके बाद डॉक्टर उनको प्रेस्क्रिप्शन लिख के देंगे कि आप फिजियोथेरेपी कराइए, और फिजियोथेरेपी में भी आप IFT और टेंस और अल्ट्रासाउंड ये तीनों मशीन लगवा लेना, आपका काम हो जाएगा। फिर वो पेशेंट हमारे पास आते हैं कि भाई हमें डॉक्टर ने बोला हमें यही 3 मशीन लगानी है, हमें यही 3 मशीन लगा के दो। अरे भाई हमने पढ़ाई करी, हमने 4 साल मेहनत करी, 6 महीने की इंटर्नशिप करी, 2 साल का मास्टर्स किया, और उसके बाद कोई तीसरा बंदा जाके हमें ये बोल रहा है कि तुम इसको ये मशीन्स लगाना। भाई हमने पढ़ाई करी है, हम एलिजिबल है ना लिखने के लिए, हम मेडिकेशंस नहीं लिख के दे रहे ना, तुम मेडिकेशन लिख के दे रहे हो, कल को हम मेडिकेशन लिख के देने लग जाए तुम्हें कितना बुरा लगे, राइट। सो ये जो अवेयरनेस है ना हमें ये लोगों में लानी पड़ेगी। और यार ये काम ना एज अ फिजियोथेरेपिस्ट हम सबकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने प्रोफेशन के लिए अवेयरनेस फैलाएं लोगों में। नो डाउट लोगों के अंदर अब बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है फिजियोथेरेपी को लेके, फिजियोथेरेपिस्ट के प्रति, बट अभी भी हमें इसमें बहुत काम करना बाकी है। और ये जो लैक ऑफ अवेयरनेस है ना रिगार्डिंग फिजियोथेरेपी एंड द फिजियोथेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट, इसके लिए हमें बहुत काम करने की अभी ज़रूरत है। अब यार ये तो हमने बात करी आउटसाइड ऑफ आवर प्रोफेशन की, बाहर का क्या नजरिया है, बट कुछ ना कुछ कमियां तो यार हम में भी है ना जो ये चीज हो रही है। क्यों आज किसी MBBS डॉक्टर के लिए कोई ऐसा नहीं सोचता कि यार इनका तो प्रोफेशन बहुत इतना अच्छा नहीं है, या फिर आपने देखा होगा कोई भी MBBS डॉक्टर कभी भी अपनी सीट छोड़ के BPT में नहीं आएगा, बट BPT वाला अपनी सीट छोड़ के MBBS में जरूर चला जाएगा। तो क्या आपने सोचा है यार हमारे अंदर ऐसी क्या कमियां हैं? तो मैं आपको कुछ आज कमियां बताती हूँ जो हमारे इस सिस्टम में है। द फर्स्ट फैक्टर इज लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। अब देखो जो फिजियोथेरेपी का कोर्स है ना दैट इज BPT MPT, ये एक स्टैंडर्डाइज कोर्स है, ठीक, और इसकी आपको इंडिया के अंदर बहुत सारी रेगुलेटिंग बॉडीज भी मिल जाती हैं स्टेट वाइज और इंटरनेशनली भी, बट इसके अंदर फिर भी बहुत सारी इनकंसिस्टेंसीज हैं। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, हम सारे जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं हम 2 सब्जेक्ट्स तो जरूर पढ़ते हैं, ऐसे तो और भी बहुत सारे पढ़ते हैं, बट मेन जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं वो क्या है? इलेक्ट्रोथेरेपी एंड एक्सरसाइज थेरेपी। अब भाई दिल्ली में बैठ के कोई बंदा अगर पढ़ रहा है किसी कॉलेज से तो वो इलेक्ट्रोथेरेपी एक्सरसाइज थेरेपी फर्स्ट ईयर से ही पढ़ना स्टार्ट कर देता है। कोई मुंबई में बैठा है तो वो इलेक्ट्रो एक्सरसाइज सेकंड ईयर से पढ़ना चालू कर रहा है। मतलब इतना वेगनेस है, इतनी वेगनेस है हमारे सिलेबस के अंदर, हमारे करिकुलम के अंदर कि फिक्स्ड पैटर्न कुछ है ही नहीं। भैया 3rd और 4th ईयर में तो सब्जेक्ट्स के नाम भी चेंज हो जाते हैं बल्कि कंटेंट सेम रहता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो कोर्स है, हमारा जो करिकुलम है, उसको एक स्टैंडर्डाइज वे से तैयार किया जाए, उसको फ्रेम किया जाए, ताकि ऑल ओवर इंडिया जब भी हम BPT की बात करें तो हमें पता हो कि हाँ भाई ये सब्जेक्ट इस साल में है, ये सब्जेक्ट इस सेमेस्टर में है, इसके अंदर हमें ये टॉपिक्स पढ़ने हैं। बट वो करिकुलम कहाँ है? वो करिकुलम नहीं है। हर यूनिवर्सिटी ने, हर कॉलेज ने अपना अलग करिकुलम बना रखा है। सो ये चीज़ हमें ख़त्म करने की ज़रूरत है। और आपको ये जान के भी हैरानी होगी कि आज भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जो फिजियोथेरेपी में डिप्लोमा भी दे रहे हैं। जी हाँ, मतलब फिजियोथेरेपी में अभी भी डिप्लोमा चल रहा है। और मैं आपको और कमाल की बात बताऊं, डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी की गवर्नमेंट जॉब भी निकल रही है, वो जॉब भी कर रहे हैं, बल्कि BPT वालों की नहीं निकल रही, डिप्लोमा ही मांग रहे हैं वहाँ पे वो लोग स्पेसिफिकली। अब बोलो, मतलब हमने इतनी मेहनत करी, 4 साल पढ़ाई करी, फिर 2 साल मास्टर्स करी, फिर बच्चे और भी आगे पढ़ रहे हैं, एक्सपीरियंस ले रहे हैं, मतलब वो मेहनत तो सब बेकार। 2 साल का डिप्लोमा ही कर लो, जितने का भी होता है, 1 साल का, 2 साल का, वही कर लो भाई, वही बढ़िया है। क्यों इतनी मेहनत करनी है हमने? सो आई थिंक ये सारी चीज़ें बंद होने की बहुत ज़रूरत है, तभी फिजियोथेरेपिस्ट के लिए जो लोगों का परसेप्शन है ना, रिकॉग्निशन नहीं मिलता, अवेयरनेस है, वो कहाँ से ही आएगी भाई? क्यों आएगी? नहीं आ पाएगी ना। ये वो रीजंस हैं जो मैं तुम्हें बता रही हूँ भाई। और सुनो आगे, सिलेबस या करिकुलम तो हमारा ढंग से स्टैंडर्डाइज है ही नहीं, बट जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर या जो रिसोर्सेज है ना वो भी ढंग से नहीं बने हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, हम एक्सरसाइज थेरेपी में क्या पढ़ते हैं? हाइड्रोथेरेपी के बारे में पढ़ते हैं, बट एक्चुअल में आप में से जो वीडियो देख रहे हो कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने हाइड्रोथेरेपी का कॉलेज में प्रैक्टिकल किया है? बता दो मुझे। बहुत गिने चुने लोग होंगे भाई, ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है। सो ये चीज़ हमें सुधारने की बहुत ज़रूरत है। फिजियोथेरेपी के लिए जो रिसर्चेज होती हैं उनके लिए हमें ग्रांट्स आसानी से नहीं मिलते, फंडिंग नहीं मिलती, तो अच्छी रिसर्चेज कहाँ होंगी बताओ? नहीं हो पाएंगी ना, क्योंकि अच्छी रिसर्च करने में, आगे पढ़ने में, आगे फिजियोथेरेपी के फील्ड को आगे ले जाने में आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको फंडिंग चाहिए होगी, तो फंडिंग जल्दी से मिलती नहीं है फिजियोथेरेपिस्ट को। सो ये भी एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल है हमारे प्रोफेशन की उन्नति में, प्रोग्रेस के लिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टाइपेंड का।
अब देखो, जब हम बैचलर्स में इंटर्नशिप करते हैं तब हमें स्टाइपेंड नहीं मिलता। बहुत ही कोई इक्का दुक्का कॉलेज है जहाँ पे दिया जाता है स्टाइपेंड, वरना नहीं मिलता हमें स्टाइपेंड, राइट। जब हम मास्टर्स करते हैं तो भी कोई एक आधा कॉलेज होगा जो स्टाइपेंड देता हो, वरना स्टाइपेंड नहीं मिलता हमें मास्टर्स में भी। बल्कि आप दूसरे प्रोफेशन से कंपेयर करोगे ना, एमबीबीएस वगैरह से, तो वहाँ पे उनको स्टाइपेंड मिलता है, इंटर्नशिप में भी मिलता है, एमडी की डिग्री में भी मिलता है, बट वो हमारे साथ तो नहीं होता। तो अगर इतना भेदभाव है भाई, तो बंदा यही सोचेगा ना कि 4 साल मुझे यहाँ भी पढ़ना है, 4 साल मुझे वहाँ भी पढ़ना है, तो मैं वहीं पढ़ूँ, मुझे स्टाइपेंड भी मिलेगा, मुझे रिकॉग्निशन भी मिलेगी, मेरा नाम भी होगा, यहाँ पे आके मुझे क्या ही मिल रहा है। सो ये बात भी यार बहुत गलत है। हमें भी स्टाइपेंड मिलना चाहिए यार, हम भी इतनी मेहनत कर रहे हैं, मतलब फ्री के नौकर होते हैं यार सही में, तो कुछ तो मिले, कम ज्यादा हमें कुछ तो मिलना चाहिए ना यार, अपना पे, वो हमारा हक है। एंड ऑल्सो देयर इज अ लॉट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एंड अंडर पे। सो यार ये तो बिल्कुल एक फिजियोथेरेपिस्ट की रियलिटी है, ठीक है। मैं आपको सही बात बता रही हूँ, अगर आप बहुत अच्छी सिटी में रहते हो ना, जो डेवलप्ड सिटी है इंडिया की, तो भी अगर आप बैचलर्स करके जाओगे ना किसी भी हॉस्पिटल के अंदर, तो मैक्स टू मैक्स 25 से 30 हज़ार जो होती है वो आपकी सैलरी होती है। अब आई एम नॉट सेइंग कि जो 25 से 30 हज़ार आपको एकदम बैचलर्स करने के बाद मिल रहे हैं ये बहुत कम है या फिर ये तो बहुत ज़्यादा है, मैं ये कुछ नहीं कह रही हूँ, बट द अमाउंट ऑफ वर्क अ थेरेपिस्ट डज, उसके मुकाबले ये तो यार कुछ भी नहीं है। सही बता रही हूँ मैं तुम्हें, मतलब तुम्हें आईसीयू भी देखना है, तुम्हारी आईपीडी में भी ड्यूटी लगेगी, तुम्हें ओपीडी में भी पेशेंट्स देखने हैं, तुम्हें होम विजिट्स भी करनी हो सकती हैं, और फिर तुम्हें मिल क्या रहा है यार 25 हज़ार रुपये। मतलब इतनी मेहनत तुम कर रहे हो, सुबह से शाम तुम लगे हुए हो, उसके बाद तुम होम विजिट भी कर रहे हो शाम को घर जाके, ठीक है, बीच में भी तुम होम विजिट्स लेने जा रहे हो, ये सारे काम भी कर रहे हो, तो यार इतना ओवर टाइम होता है यार फिर, और कुछ कुछ हॉस्पिटल्स के अंदर तो मतलब आई कांट टेल यू। सो यार ये एक बहुत गलत चीज़ है जो कि मतलब रोकनी चाहिए। मतलब हमारे प्रोफेशन में जो ऊपर के लोग हैं ना यार, जो अच्छी अच्छी हाई पोस्ट पे बैठे हुए हैं, वही इन सब चीज़ों के लिए बात नहीं कर रहे हैं। मतलब फिजियोथेरेपिस्ट को इतना एक्सप्लॉइट किया जाता है, एक फ्रेशर को इतना एक्सप्लॉइट किया जाता है, सीनियर कुछ नहीं करेगा। मैं सबकी बात नहीं कर रही देखो, बट मेजॉरिटी केसेस में यही होता है यार, यही होता है, एंड दिस इज द सैड रियलिटी। तभी मैंने ये तुम्हें वीडियो बना के दिखाया कि यार ये चीज़ें मैंने भी फेस करी हैं, और हो सकता है कि तुम भी करो आगे जाके, क्योंकि इतनी जल्दी चीज़ें नहीं बदलती। अगर हम अभी से इन चीज़ों के ऊपर काम करेंगे, हमें पता है ना यार ये प्रॉब्लम है यहाँ पे, तो हम इन प्रॉब्लम्स के ऊपर काम क्यों नहीं करते? हमें करना चाहिए ना। और जब तक हम बोलेंगे नहीं, तुम्हें पता नहीं चलेगा, और हम इकट्ठे होकर इस बात के बारे में नहीं सोचेंगे, इनका सोल्यूशन नहीं निकालेंगे, तो कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी? पता है, ये इतनी सारी बातें हो जाती है ना कि बंदा बिल्कुल डीमोटिवेटेड हो जाता है। फिर वो सोचता है यार मैं किसी गलत प्रोफेशन में तो नहीं आ गया। बट मैं तुमसे यही कहूँगी यार, प्रोफेशन कोई गलत नहीं होता। सारे प्रोफेशन में जाओगे ना, हर प्रोफेशन का एक ब्राइट साइड होता है और एक डार्क साइड होता है। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम कौन से साइड में जाते हो, ब्राइट साइड में जाओगे या डार्क साइड में जाओगे। बट हाँ, ये मैं तुमसे ज़रूर कहूँगी कि हमारे प्रोफेशन में जो कमियां हैं, जो हमें दिख रही हैं यार कि ये हमारी शॉर्ट कमिंग्स हैं, तो उनको हम पूरा क्यों नहीं कर सकते? हम अपनी एफर्ट डालते हैं, हम मिलके साथ चलते हैं, तो हम आगे जाके इसको और अच्छा कर पाएंगे। जैसे कि आपने देखा होगा कि फिजियोथेरेपी में बहुत सारा काम अब हुआ है, लोगों में अवेयरनेस भी बढ़ी है, हमें रिकॉग्निशन भी मिला है, बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी हुई हैं, ये हम निगलेक्ट नहीं कर सकते ना यार। बहुत सारा अच्छा काम भी हुआ है, तो हमें इसी चीज़ को और आगे इन्हांस करना है और एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करना है। अब लीनियरली इंक्रीज नहीं करनी अपनी प्रोग्रेस अब हमने, तो हमने साथ मिलके इसके ऊपर अब काम करना है। और हाँ यार, अगर ये वीडियो देख के तुम बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड हो गए हो और सोच रहे हो कि यार मैं गलत फंस गया, तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। ये मैं तुम्हें गारंटी देती हूँ, ये प्रोफेशन इतना अच्छा है भाई, इतना अच्छा है कि तुम में अगर हुनर है ना, तुम में अगर अपनी मैनिपुलेशन आती है, तुम्हारा मैनुअल सही है, तुम्हें पेशेंट को देखना आता है, ट्रीट करना आता है ना भाई, पेशेंट दूर दूर से भी तुम्हारे पास आएंगे तुम्हारे इलाज के लिए। इट इज़ ऑल अबाउट यू एंड योर स्किल्स, ठीक है। तो बिल्कुल भी डिसहार्टन या डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है इस वीडियो के लिए। मैं तुम्हें इस वीडियो से जस्ट ये बताना चाहती हूँ कि हाँ भाई, फिजियोथेरेपी का एक ये साइड भी है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, पर हमें करनी चाहिए। बात नहीं करेंगे तो यार बात बनेगी कहाँ से? सो गाइज, जितना हो सके ना इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे ना तभी ये बात बहुत सारे थेरेपिस्ट में पहुँचेगी और तभी हम सब साथ मिलके इसके ऊपर काम कर पाएंगे। तो यार तुम भी मुझे ज़रूर बताना कि यार तुम भी मेरी तरह सोचते हो या मैं ही अलग सोचती हूँ इस प्रोफेशन की, इस रियलिटी के बारे में। और अगर तुमने भी कोई ऐसी चीज़ फेस करी है जैसे मैंने बताई है इस वीडियो के अंदर, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, वरना मुझे लगेगा कि भाई ये सिर्फ मेरी ही
रियलिटी है कि या फिर जो मेरे आसपास दोस्त है उनकी रियलिटी है, क्योंकि मैंने तो यही सुना है और मैंने खुद भी पर्सनली ये चीज़ फेस करी है। तो तुम भी मुझे ज़रूर बताना क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ है, और अगर तुम भी इस मुहिम में जुड़ना चाहते हो कि हाँ यार हमें फिजियोथेरेपी के प्रोफेशन को और अच्छा बनाना है और इम्प्रूव करना है, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। हम साथ मिलकर इस प्रोफेशन को और अपग्रेड करेंगे। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, तुम्हें कुछ सीखने को मिला हो, तुम्हें कुछ जानने को मिला हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना, और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर देना।